दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, पटना में, बेंगलुरु में, देश के 5 बड़े शहरों में एक बड़ा प्लान बन रहा है। नरेंद्र मोदी को थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए क्लोज डोर मीटिंग्स चल रही हैं। विरोधियों के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे वो मोदी की हैट्रिक को रोक लेंगे? उनके प्लान का अगला रिहर्सल 28 मई को होगा, जब मोदी नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करेंगे। ममता बनर्जी मन बना चुकी हैं कि उनकी पार्टी उस प्रोग्राम से दूर रहेगी। बाकी पार्टियां भी इसी लाइन पर डिसीजन ले सकती हैं। आपको लगता होगा कि मोदी विरोधी नेता इतनी मुलाकातें करते हैं तो वहां बातें क्या करते हैं? ऐसी बैठकों का सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, मोदी को किसी भी तरह 200 सीटों से नीचे लाना है। लेकिन फिलहाल मोदी को 250 सीट से नीचे लाना मुश्किल लग रहा है। टारगेट को अचीव करने के लिए विरोधी कैंप में किस नए फॉर्मूले पर डिस्कशन चल रहा है, यह आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी बेस्ट सिनारियो में भी नरेंद्र मोदी से आगे नहीं निकल पाएंगे और नरेंद्र मोदी वर्स्ट सिनारियो में भी राहुल गांधी से ज्यादा सीटें पाएंगे। प्रधानमंत्री के सियासी शत्रु जब भी मिलते हैं तब एक ही गुणागणित करते हैं, 272 इस मैजिक फिगर तक कैसे पहुंचा जाए और मोदी को 272 से नीचे कैसे लाया जाए। लेकिन विरोधियों को अब तक कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं मिला। मोदी के दुश्मनों की टेबल पर जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट रखी गई, उसके मुताबिक कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और यूपीए के सारे अलायंस पार्टनर्स अगर एक साथ मिल जाएं, 24 के चुनाव में अगर ये पूरी तरह तालमेल बनाकर चलें, तो भी इनका आंकड़ा 245 से आगे नहीं बढ़ सकता। 245 सीटों का मतलब हुआ बहुमत से 27 सीटें कम। कर्नाटक चुनाव के बाद जो बिल्कुल नया कैलकुलेशन किया गया है, उसके मुताबिक मोदी की पार्टी उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीत सकती है। मोदी के सारे विरोधी अगर कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाकर चलें, तो भी अधिक से अधिक 10 सीटें ही जीत सकते हैं। गुजरात में लगातार तीसरी बार कांग्रेस खाता खोलने के लिए तरसेगी। बीजेपी यहां फिर से 26-0 का स्कोर करेगी। दिल्ली में मोदी फिर से 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करेंगे, यानी मोदी 7 और विरोधी 0। राजस्थान में भगवा किला पहले की तरह मजबूत रहेगा, मगर 24 में राहुल गांधी यहां से 4 सीटें जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस मोमेंटम गेन कर सकती है। नए अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 सीटें जीत सकती है और बीजेपी 28 सीट से घटकर 19 सीट तक आ सकती है। महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, मोदी के दुश्मनों ने जिन 3 राज्यों में सबसे ज्यादा उम्मीद लगा रखी है, वहां का सबसे नया अनुमान क्या है, ये थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी के 2 कट्टर दुश्मनों की मीटिंग हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले। हम लोग डिसीजन लिया है, हम बीजेपी का खिलाफ में हम लड़ेंगे, हम एक कट्टर रहेंगे। हमारा कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, खाली जनता को सेव करना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी रक्षा करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए। अरे सुप्रीम कोर्ट जब वर्डिक्ट दिया, यू शुड हैव एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या है, दिल्ली का चपरासी को आप क्यों ट्रांसफर करेगा? दिल्ली को एम्प्लॉयज को दिल्ली गवर्नमेंट का अंडर में है, आपका अंडर में नहीं है। आपका अंडर में तो डिफेंस है, उधर में हेडक्वार्टर, आपका उधर में होम मिनिस्ट्री है, आपका उधर में बीएसएफ है, आपका उधर में सीआईएसएफ है, आपका अंडर में सीबीआई है, आपका अंडर में ईडी है, आपका अंडर में एनआईए है, क्या नहीं है, पुलिस है, सब कुछ है आपका अंडर में। तो ये लोग चुनाव में जाएगा, लड़ेगा,
और इसको सब पावर आप तोड़ लेंगे। ये बात नहीं चल सकता है। लोकतंत्र रहेगा तो हमारा देश बचेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा। इसी के लिए जितना जल्दी ये बीजेपी पार्टी को हटाना हम लोग को सबका काम है, और ये काम पे हम लोग एक साथ में चलेंगे। इस एक फ्रेम में 3 प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब। ममता बनर्जी सेंटर में हैं, वही होस्ट हैं और बाकी 2 मुख्यमंत्री उनके गेस्ट हैं। केजरीवाल इन दिनों मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए हैं। मोदी का अध्यादेश जब कानून बनने के लिए संसद में आएगा, तब केजरीवाल चाहते हैं कि सारे विरोधी दल राज्यसभा में उसका विरोध करें। ये तो शॉर्ट टर्म गोल है, केजरीवाल के लिए भी लॉन्ग टर्म गोल 2024 ही है। 2 दिन पहले केजरीवाल दिल्ली में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिले थे। कल मुंबई में केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी और परसों केजरीवाल एनसीपी के चीफ शरद पवार से मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर उस फैसले को पलट दिया। केजरीवाल इसे ही मुद्दा बनाकर मोदी विरोधियों को जोड़ने निकले हैं। केजरीवाल कांग्रेस से भी सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी समर्थन देने का खुला ऐलान नहीं किया है, क्योंकि अंदर खाने दिल्ली और पंजाब में सीटों के तालमेल का कोई फॉर्मूला नहीं बन पाया है। 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, जो पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। 24 का सेमीफाइनल, ये 3 शब्द समझने के लिए काफी हैं कि केजरीवाल के दिल में क्या चल रहा है। अध्यादेश पर राज्यसभा में वोटिंग को केजरीवाल विपक्षी एकता का टेस्ट मैच बनाना चाहते हैं। केजरीवाल का कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मिलना, राहुल गांधी का अचानक ट्रक पर चढ़कर पंजाब पहुंच जाना और नीतीश कुमार का पटना में विपक्ष की बड़ी मीटिंग की तैयारी करना। कर्नाटक रिजल्ट के बाद मोदी विरोधियों का जोश बढ़ा है। राहुल गांधी आम हिंदुस्तानियों के बीच जाकर 24 के लिए पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पूरा नंबर गेम उनके पॉलिटिकल पार्टनर संभाल रहे हैं। ममता, पवार और नीतीश कुमार, इनकी पूरी कोशिश यही है कि बीजेपी को किसी भी तरह 240 के आसपास अटका दो। मोदी के दुश्मन सीटों का जो कैलकुलेशन देख रहे हैं उसमें बिहार की 40 में से 25 सीटें यूपीए के खाते में दिखाई गई हैं और एनडीए के लिए 15 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की 40 में से 40 सीटें यूपीए को दिखाई गई हैं। केरल की 20 में से 20 सीटें यूपीए के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 35 सीटें महाविकास अघाड़ी के पास जा सकती हैं और 13 सीटों पर मोदी के कैंडिडेट जीत सकते हैं। कर्नाटक की 28 सीटों पर 14-13-1 का अनुमान है, यानी 14 सीटें कांग्रेस को, 13 सीट बीजेपी को और 1 सीट जेडीएस को।
केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल का कोई फॉर्मूला नहीं बना है, कोई चर्चा तक नहीं हुई, लेकिन सीटों का हिसाब अभी से लगा लिया गया है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ मिला ले तो पंजाब की 13 में से 13 सीटें एंटी मोदी मोर्चा के पास जा सकती हैं। आपको फिर बता दें कि ये बस अनुमान है, मगर ऐसे ही अनुमान पर 24 की राजनीति टिकी हुई है। पंजाब में हम पूरे अपने सक्षम हैं करने के लिए। मेरे 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 ख्याल के जो मेरी अपनी है राय वो यही है कि कांग्रेस को पंजाब में अपना जो स्टैंड है उसी पर रहना चाहिए। जो अभी हमने जलंधर में इलेक्शन लड़ी है उसी स्टैंड पर हमें रहकर अपना अलग ही रहना चाहिए। अनुमान के आधार पर ही केजरीवाल सेमीफाइनल मैच खेलना चाहते हैं और अनुमान के आधार पर ही नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कसरत कर रहे हैं। साथ में बैठकर चाय पीने से, साथ में बैठ के प्रेस वार्ता करने से विपक्षी एकता अगर होनी होती तो आज से 10 बरस में ये काम हो गया होता। नेताओं के आपस में मिलने से विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। मैं उस क्षेत्र में करीब 8-10 साल तक सक्रिय तौर पर मैंने काम किया है। इसका कोई मतलब नहीं है। आप बंगाल गए, ममता बनर्जी से आप मिले, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, आपने एक स्टेटमेंट जारी किया। उससे जनता पर क्या असर पड़ा, उससे लोगों पर क्या असर पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि कांग्रेस को वो वेस्ट बंगाल में लड़ने के लिए जगह दे देंगी। कांग्रेस ने ये कहा नहीं कि भाई हम वेस्ट बंगाल छोड़ देंगे ममता बनर्जी के भरोसे। तो नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो कम से कम बिहार का ही फॉर्मूला जारी कर दे कि बिहार में जदयू कितना सीट लड़ेगा, कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी और आरजेडी और उनके अन्य जो 4 सहयोगी दल हैं जो अभी सरकार में हैं, मांझी जी कितना सीट लड़ेंगे और सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल कितने सीट लड़ेंगे। विपक्षी एकता का रास्ता अगर सच में इतना आसान होता तो जाने कब का मोर्चा बन गया होता, लेकिन न 19 में मोर्चा बना न 24 के लिए बात आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र में एक अघाड़ी पहले से बनी हुई है। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच गठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर वहां भी झगड़ा शुरू हो गया है। 48 सीटों का 3 पार्टियों के बीच 16 सीटों का बंटवारा एक ऑप्शन हो सकता है। 16 सीट कांग्रेस को, 16 सीट एनसीपी को और 16 ही सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि हम 18 सीट से कम पर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे 2019 में 18 सांसद ही जीते थे। कांग्रेस कह रही है कि कर्नाटक चुनाव के बाद हालात बदले हैं और सीटों का बंटवारा बदले हुए हालात के मुताबिक होना चाहिए। आज हमारी चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र में आने वाली लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी वाइज कितनी सीटें क्या लड़नी चाहिए, इस पे एक जनरल चर्चा हुई है। सीट वाइज चर्चा अभी तक कुछ हुई नहीं है। जिसकी क्षमता जो जिले में है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जिसकी ताकत है, उसके अनुसार सीट वो कॉन्टेस्ट करेंगे तो जितना आसान हो जाएगा। संजय राउत ने कहा है कि 19 सीटें वो लड़ना चाहते हैं और सभी दलों को एडजस्टमेंट करना होगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होगा। क्या तैयार है आप लोग कॉम्प्रोमाइज के लिए? ये उनकी व्यक्तिगत राय है ना, जब हम सब साथ में बैठेंगे तो तय हो जाएगा। उनका ये प्रपोजल हो सकता है, उनकी राय हो सकती है, पर ये जरूरी नहीं है कि महाविकास आघाड़ी की राय हो। आप लोग सर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है, जो मैंने कहा ना, जिसका मेरिट है उसको सीट लड़नी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी लकीर खींच रहे हैं। उनकी पार्टी ने ग्राउंड से तैयारी शुरू की है। संगठन को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। हर प्रदेश में अलग अलग रणनीति बनाई गई है। एमपी में शिवराज सिंह चौहान पार्टी वर्कर्स को समझा रहे हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस को जेडीएस के वोट मिल गए, मगर एमपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि यहां बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होगी। कर्नाटक में गारंटी स्कीम ने कांग्रेस को जीत दिलाई,
इसलिए राजस्थान में बीजेपी कर्ज माफी स्कीम की नाकामियों को हाईलाइट करेगी। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बिहार में 30 मई से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी के काम गिनाएंगे। इधर राहुल गांधी ट्रक पर चढ़कर दिल्ली से पंजाब निकले, उधर स्मृति ईरानी केरल के वायनाड में एक्टिव हो गई। ये मेरा सौभाग्य है कि जो आज वायनाड के एमपी हैं, उनको उत्तर प्रदेश से मैंने ही रवाना किया था। लेकिन रवाना करने के पीछे कारण क्या था? जब वो वहां के सांसद थे, 80% लोगों के पास बिजली नहीं थी। जब वायनाड के सांसद अमेठी में थे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी में मेडिकल कॉलेज नहीं था। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर नहीं था, एक्सरे मशीन नहीं थी। जब वायनाड के एमपी अमेठी में थे, अमेठी में केंद्रीय विद्यालय नहीं था, सैनिक स्कूल नहीं था। वो यहाँ रहेंगे तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसे उन्होंने अमेठी में किया था, इसलिए यहाँ ना रहें उसकी व्यवस्था आप सबको करनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।